लोकसभा से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल पास हो गया है। घुसपैठ पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, इसलिए घुसपैठ पर नियंत्रण जरूरी है। जब यह कानून बन जाएगा 2025 का फॉरेनर एक्ट, तो 3 अंग्रेजी कानून खत्म हो जाएंगे। पहला 1920 का बना हुआ पासपोर्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा 1939 का बना हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट खत्म हो जाएगा। तीसरा फॉरेनर एक्ट 1946 खत्म हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में घुसपैठ पे जो नियंत्रण करने वाला कानून है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और नतीजा यह है कि 6 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी भारत में आ चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश के साथ हमारा 450 किलोमीटर का बॉर्डर खुला हुआ है और वहां दीवार इसलिए नहीं बन पाई, वहां पे फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई कि बंगाल की सरकार ने जमीन एक्वायर नहीं करने दिया है। अब सवाल यह है कि ये जो फॉरेनर एक्ट बना है 2025 में, जो अभी लोकसभा से पास हुआ है, जल्दी ही राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, क्या इसके बनने के बाद घुसपैठी आने बंद कर देंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या? क्या इसके बनने के बाद, ये कानून बनने के बाद भारत के अंदर जो 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं ये अपने आप चले जाएंगे? क्या इस कानून के बनने के बावजूद भी एनआरसी की जरूरत पड़ेगी? मुझे इस पर कुछ संशय है। यह कानून अच्छा है, पहले से अच्छा है। जो अंग्रेजी कानून था 1939 वाला, 1946 वाला जो फॉरेनर एक्ट, उससे बहुत अच्छा है। इसमें प्रावधान है कि पहली बार अगर कोई अवैध रूप से पकड़ा गया तो 5 साल की सजा होगी, और अगर रिपीट हो गया, दूसरी बार वो पकड़ा गया तो 10 साल तक की सजा होगी। लेकिन इस कानून में घुसपैठियों की मदद करने वालों पे कोई कठोर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। दूसरा, घुसपैठ के बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो बॉर्डर तो खुला है ही है। दूसरा, कांग्रेस की 2012 में जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उसने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। उस नॉन लीथल ट्रीटी के चक्कर में हमारे जो बीएसएफ के जवान खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, वो भी हथियार नहीं चला सकते, देखते ही गोली नहीं मार सकते, क्योंकि नॉन लीथल ट्रीटी में कहा गया है कि आप केवल डंडा बजा सकते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, लेकिन जान नहीं ले सकते। आप कोई मतलब सीधे सीधे गोली नहीं मार सकते। तो बांग्लादेशियों में खौफ ही नहीं है, उनको पता है नॉन लीथल ट्रीटी हो रही है, और वो भीड़ में आते हैं, इकट्ठे झुंड बना बना के आते हैं, भारत में घुसते हैं। हमारे भी ये सबके जवान बेचारे खड़े रहते हैं, बहुत करते हैं आंसू गैस का गोला छोड़ देते हैं, बहुत करते हैं डंडा चला देते हैं, 2-4 बार हवाई फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर खौफ नहीं है। उनको पता है क्योंकि नॉन लीथल ट्रीटी है, और जो भारत के बीएसएफ के लोग हैं ये तो बड़े नियम कानून को मानने वाले हैं, ये गोली तो मारेंगे नहीं। तो भारत को अगर सुरक्षित करना है तो इस कानून के अलावा कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी, जो मेरा व्यक्तिगत मत है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि घुसपैठिए यहां से कोई गए नहीं है, आना अभी बंद नहीं हुआ है, और जो यहां रह रहे हैं वो लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो बच्चा पैदा करने की मशीन बने हुए, हर साल एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब विश्वास नहीं है तो कहीं पे भी, किसी भी आप बांग्लादेशी घुसपैठ रोहिंग्या की बस्तियों में जाइए, 15 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, 20-20 बच्चे आपको मिलेंगे। ऐसे लगता है उनको यहां पे बच्चा पैदा करने की मशीन बना के भेजा हुआ है। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कि सबसे पहले तो घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। हमारे पास एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा जो होता है उसी से निपटने के लिए बना है, लेकिन इसमें घुसपैठ और घुसपैठियों की मदद करना, इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं लिखा हुआ है। तो पहले इस कानून को बदला जाए। दूसरा, हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, ये देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा उससे निपटने के लिए है, लेकिन इसमें भी घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना यह देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये कहीं लिखा नहीं है। इसलिए घुसपैठियों और उनके मददगारों पे न तो एनएसए लगता है न तो यूएपीए लगता है। तीसरा, ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें 3 प्रावधान है। एक वेजिंग वॉर है, दूसरा है देशद्रोह, और तीसरा है संगठित अपराध। घुसपैठ कोई एक व्यक्ति नहीं करता, घुसपैठ का पूरा एक नेटवर्क होता है, और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का पूरा सिंडिकेट होता है, वो घुसपैठ कराते हैं। एक ऑर्गेनाइज क्राइम है घुसपैठ, और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सेक्शन 111 इसमें है, लेकिन घुसपैठियों और उनके मददगारों पे ये सेक्शन 111 नहीं लगाया जाता, क्योंकि सेक्शन 111 में कहीं लिखा ही नहीं गया है कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं। इसी में सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर। घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, भारत के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए घुसपैठ करवाई जा रही है, लेकिन न घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लग रही है, न घुसपैठियों के मददगारों पे लग रही है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 147 में हमने घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरीके से सेक्शन 152 देशद्रोह है,
जहां भारत की संप्रभुता को खतरा हो, जिस कार्य से भारत की एकता अखंडता को खतरा हो, संप्रभुता को खतरा हो, उसके लिए सेक्शन 152 बना हुआ है, इसमें देशद्रोह बना हुआ है। लेकिन घुसपैठियों और उनके मददगारों पे देशद्रोह नहीं लगता है, क्योंकि हमने 152 में, सेक्शन 152 में घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं किया। तो अगर घुसपैठियों पे खौफ पैदा करना है, अगर हम चाहते हैं कि घुसपैठी अपने आप भागना शुरू कर दें, तो सबसे पहले हमें घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा और घुसपैठियों और उनके मददगारों पर एनएसए लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठियों उनके मददगारों पर यूएपीए लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो बीएनएस है, इसका जो प्रोविजन है सेक्शन 111, सेक्शन 147, सेक्शन 152, इसको घुसपैठियों और उनके मददगारों पे लगाना पड़ेगा। सवाल यह है कि घुसपैठियों पे कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई करती है पुलिस। और जो पुलिस वाला कानून है 1861 वाला चल रहा है, जो मैकाले ने बनाया था, अंग्रेज बना के गए थे। इस कानून के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। जो गृह मंत्री जी ने संसद में कहा है कि वहां पे बंगाल में घुसपैठिए केवल आते ही नहीं है, बल्कि बंगाल में घुसपैठियों को सारे डॉक्यूमेंट भी बन रहे, और बंगाल में जो बंगाल की पुलिस है वो घुसपैठियों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके पहले जब वामपंथियों की सरकार थी तब भी वहां की पुलिस ने घुसपैठियों पे कार्रवाई नहीं किया। अभी टीएमसी की सरकार है तब भी जो पुलिस है वो घुसपैठियों पे कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। हमारे पास वन नेशन वन पुलिस कोड है नहीं, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड है नहीं कि पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और एक तरीके से काम करे, घुसपैठियों के खिलाफ काम करे, घुसपैठियों की मददगारों के खिलाफ काम करे। वो तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो। इस कानून जब तक है तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम रहेगी। जो सरकार चाहेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, जो मुख्यमंत्री चाहेगा, वही पुलिस करेगी, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। अगर मान लीजिए घुसपैठियों पे कार्रवाई कर दे और सरकार को नागवार गुजरा, पॉलिटिकल पार्टी को नागवार गुजरा, रातों रात उठा के ट्रांसफर कर देंगे। तो पुलिस को भी एक रक्षा चाहिए, उनके अंदर भी एक स्वतंत्रता चाहिए, उनके अंदर भी जो भय बना हुआ है कि मेरे कार्रवाई करते ही मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, वो तब निकलेगा जब ये 1861 का पुलिस एक्ट खत्म होगा। घुसपैठियों के जो डॉक्यूमेंट क्यों बन रहे हैं? घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। तो उसके लिए आपको फर्जी डॉक्यूमेंट पे एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, यानी भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा फर्जी डॉक्यूमेंट को, एक चैप्टर जोड़ के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठियों का मुकदमा लंबा इसलिए चल रहा है कि उनको बड़ी फंडिंग आ रही है। और फंडिंग कैसे आ रही है? हवाला के जरिए आ रही है। हवाला क्यों चल रहा है? क्योंकि हवाला विरोधी कानून हमारा वहां घटिया है। घुसपैठियों को फंडिंग कैसे आ रही है? विदेशों से आ रही है। किसके जरिए आ रही है? एफसीआरए कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। तो हमने, जब तक हम ये हवाला विरोधी कानून खत्म करके नया कानून नहीं बनाएंगे और एफसीआरए जो विदेशी फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने बनाया, इसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, और फंडिंग नहीं रुकेगी तो घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठियों की और जो बड़ी फंडिंग आती कैसे आती है? ड्रग के कारोबार से आती है। जो भारत में पूरा ड्रग का कारोबार चल रहा है, जिसके जरिए पूरे लड़के और लड़कियों को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, वो जो ड्रग के कारोबार से पैसा आता है उससे घुसपैठियों को फंडिंग होती है। और वो ड्रग का कारोबार क्यों चल रहा है? क्योंकि नशा तस्करों को फांसी देने, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। तो हमें वास्तव में अगर घुसपैठ रोकना है तो ड्रग स्मगलिंग भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि सारी फंडिंग ड्रग स्मगलिंग से हो रही है, और वो तभी रुकेगी जब आपका ये एनडीपीएस एक्ट भी खत्म किया जाए और नया कानून बनाया जाए। घुसपैठ तब रुकेगी जब आप इसमें नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान करेंगे। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और टेस्ट करके पता किया जाएगा उनके कौन कौन मददगार हैं। अल्टीमेटली घुसपैठिए आ कैसे रहे? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आ गए। कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 दिया, आधार बन गया। नगर निगम के दलाल को 2000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। तहसील के दलाल को 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड बन गया। आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3 से 4000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो बनता है वो घूस दे के बनता है, और घूस दे के तब रुकेगा जब घूसखोरी के खिलाफ हमारे पास कठोर कानून होगा। हमारा अभी तक जो घूसखोरी वाला कानून है वो बहुत ही घटिया है,
सड़ा हुआ है, घूसखोरों को सजा नहीं होती, घूसखोरों को नागरिकता नहीं खत्म होती, और जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। घुसपैठ जब तक काला धन नहीं बंद होगा तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी, और काला धन तब बंद होगा जब ये ब्लैक मनी वाला कानून बदलेगा। जब तक ये बेनामी लेन देन नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी, और बेनामी लेन देन तब रुकेगा जब ये कानून बदलेगा बेनामी लेन देन वाला। जब तक घुसपैठी और उनके मददगारों की नागरिकता नहीं खत्म होगी तब तक भी खौफ नहीं पैदा होगा, और खौफ नहीं पैदा होगा तो जो भारत में घुसपैठी रह रहे हैं ये जाएंगे नहीं, ये जाएंगे तभी जब ये कानून बदले जाएंगे। घुसपैठी आते हैं जंगलों में जाके छिप जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो जंगल वाला कानून है 1927 वाला चल रहा है, जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का है। तो जंगलों में अवैध रूप से बसना, अवैध रूप से रहना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इस फॉरेस्ट एक्ट को भी बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, हमने आर्म्स एक्ट बना के भारत के लोगों को निहत्था बना रखा है। पहले हिंदुओं के घर में भाला होता था, गड़ासा होता था, तलवार होती थी, वो शोभा यात्रा निकालते थे, खौफ पैदा होता। अच्छा, बॉर्डर पे नॉन लिथल ट्रीटी है, सैनिक कुछ वहां कर नहीं सकते, और घुसपैठियों को पता है कि अंदर में जो भारत में रह रहे हिंदू रह रहे, इनके यहाँ घर में तो कोई हथियार ही नहीं है, उनके बगल में जाके झुग्गी बसा लो तब भी कुछ नहीं करने वाले, होगा ही नहीं है, तो खौफ कैसे पैदा होगा? तो आपको आर्म्स एक्ट बदलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जो ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को माइनॉरिटी का दर्जा दे रखा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। हमें घोषित करना पड़ेगा कि जिस कम्युनिटी की जनसंख्या मैक्सिमम 1 करोड़ है भारत में, या 1% से कम है, यानी जिस समुदाय, जिस पंथ, जिस मजहब की संख्या 1 करोड़ से कम है या 1% से कम है, वही अल्पसंख्यक कहलाएगा। बाकी लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा। वैसे तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होना ही नहीं चाहिए, और अगर रखना भी है तो भी कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके घुसपैठ रुकेगी, तब जो यहां घुसपैठी रह रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी। जब तक घुसपैठियों के मददगारों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, घुसपैठियों में कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक न वहां से आना बंद होगा न यहां से जाना शुरू होगा। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री से निवेदन है, प्रधानमंत्री से निवेदन है, इन कानूनों को बदलिए। वर्तमान जो कानून बदले गए उसका मैं स्वागत करता हूं, सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इससे न घुसपैठियों का आना बंद होगा न घुसपैठिए जाना शुरू करेंगे।